तो हमारा टॉपिक है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ये एक एडिशन है, एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट है फूड क्राइसिस के ऊपर, जिसको रिलीज़ किया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। और ये जो रिपोर्ट है ये रिवील करती है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फूड क्राइसिस बिकॉज ऑफ कोविड-19। इट हैज़ पोज सम न्यू रिस्क टू द वल्नरेबल कंट्रीज़। वल्नरेबल कंट्रीज़ का मतलब होता है वीक कंट्रीज़। वल्नरेबल का मतलब होता है एक्सपोज टू थ्रेट एंड वीकनेस एंड डिक्लाइन। तो अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। देखो, बात कर रहे हैं कि एट द क्लोज ऑफ 2019 के एंड में अप्रॉक्स 135 मिलियन पीपल फ्रॉम 55 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज दे फेस्ड एन एक्सपीरियंस्ड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। इतने सारे लोगों को, 135 मिलियन लोगों को 55 कंट्रीज़ से फूड की बहुत हाई लेवल की कमी आ गई थी। और इसके अलावा 2019 में 183 मिलियन पीपल, इन लोगों को एक स्ट्रेस्ड कंडीशन के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया था एट द कस्प ऑफ एक्यूट हंगर एंड एट द रिस्क ऑफ स्लिपिंग इनटू क्राइसिस और वर्स। देखो, कस्प ऑफ एक्यूट हंगर का मतलब होता क्या है? इसका सिंपल मतलब होता है कि देवर एट द चांस, दे हैड द चांस कि वो सडनली उसके अंदर स्लिप कर जाते हैं। कौन सी कैटेगरी के अंदर? ये स्लिपिंग इनटू क्राइसिस और वर्स, यानी कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे ज़्यादा वर्स कंडीशन के अंदर स्लिप कर जाते हैं। कितने लोग? 183 मिलियन पीपल। और इन्होंने बात की है वर्स हिट एरियाज़ की। तो उन्होंने कहा है कि मोर देन हाफ, यानी कि 73 मिलियन पीपल, जो कि 135 मिलियन का हाफ है, इनको कवर किया गया कि एक रिपोर्ट के अंदर अफ्रीका के अंदर इनकी लाइव रिपोर्टिंग हुई थी, यानी कि। और 43 मिलियन पीपल जो थे वो मिडल ईस्ट से लाइव रिपोर्ट किए गए थे एशिया में, और 18.5 मिलियन जो थे वो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन एरिया के अंदर लाइव रिपोर्ट किया गया था। यानी कि इतनी एक्सट्रीम लेवल की कंडीशंस हैं हमारे पास। तो इसके की ड्राइवर्स क्या हैं इस चीज़ के, इस रिपोर्ट के? तो पहले इन्होंने तीन मेजर रीजंस बताए हैं इसके। पहला रीजन जो उन्होंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट, जो की फैक्टर है ना, जिसमें 77 मिलियन पीपल को एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में डाल दिया है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि टकराव, किसी के ओपिनियन के, थॉट प्रोसेस के बीच में कोई टकराव रहा होगा। सेकंड जो बोलता है वो होता है कि वेदर एक्सट्रीम्स, यानी कि मौसम के बदलाव के कारण 34 मिलियन पीपल। और जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस होता है, यानी कि पैसे से, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जो भी टर्बुलेंस आता है, जो भी बदलाव आता है, उसके कारण 24 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुए हैं। अब एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी क्या होता है? देखो, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जब होता है जब एक पर्सन कैपेबल नहीं होता कंज्यूम करने के लिए इतना फूड जो उसको जीने के लिए काफ़ी हो, और वो इमीडिएट डेंजर में होता है, यानी कि सडनली उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। हेल्थ का डिक्लाइन, इकॉनमी का डिक्लाइन होता है, उसके कारण फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है। और ये ज़्यादा सीवियर होता है क्रॉनिक हंगर से। क्रॉनिक हंगर का मतलब होता है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, यानी कि 1 वीक, 2 वीक, महीना, साल, वो होता है क्रॉनिक हंगर। एक्यूट हंगर होता है इमीडिएटली। तो ये जो अगर हम बात करते हैं अब ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की, जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, तो इसे लॉन्च किया था यूरोपियन यूनियन ने, फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2016 के वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट के अंदर, जिसने रिपोर्ट किया था कि किस तरीके की रिकरेंट डिज़ास्टर्स जो हैं और रिड्यूस करता है वल्नरेबिलिटी और मैनेज रिस्क करने के लिए डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर्स के बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है, फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, इनके ऊपर। तो मेन सिग्निफिकेंस यूरोपियन यूनियन का है वो पॉलिटिकल यूनियन है। और हम लोगों ने कभी एशियन यूनियन के बारे में सुना ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। एशिया के अंदर जनरली एशियान और सार्क जैसी कंट्रीज़ होती हैं, और अफ्रीकन यूनियन एक एग्जिस्ट करता है यूरोपियन यूनियन की ही तरह से, लेकिन उसके अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है। और फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर नेशंस हैं ना, यूरोप के जो सारे मेंबर नेशंस हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये कहना चाह रहा है कि देयर आर 44 कंट्रीज इन द यूरोप एज पर द यूनाइटेड नेशंस। हालांकि यूरोपियन यूनियन में 28 है। अभी 28 नहीं है, एक्चुअली 27 हो चुका है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि ब्रिटेन ने 2020 के जनवरी में ब्रेग्जिट कर लिया था, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट, तो यूरोपियन यूनियन से वो बाहर हो गया था। साइप्रस जो है वो एशिया में पड़ता है, एट टाइम्स उसको यूरोपियन कंट्री माना जाता है। साइप्रस एक मेंबर है यूरोपियन नेशन का भी, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। और फिर सारे के जो यूरोप के मेंबर्स हैं ना, जो मेंबर नेशंस हैं, वो सारे के सारे, उनकी कॉमन करेंसी यूरो नहीं है। सिर्फ 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी यूरो एक करेंसी है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं यूरोप के, जैसे मोंटेनेग्रो, कोसोवो,
जो कि EU का पार्ट भी नहीं है, फिर भी EU इनकी करेंसी है। तो वाइल द अटेम्प्ट्स हैव बीन टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द EU हैव फेल्ड, यूरोपियन यूनियन ने कोशिश की कि उनका एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, कॉमन फ्लैग हो, कॉमन एंथम हो, फाउंडिंग डेट और करेंसी हो, लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ हो नहीं पाया है। EU हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन डीलिंग्स विद अदर नेशंस, जो विदेशी इनका तालमेल बैठता है विदेशों के साथ, वो उसके अंदर बहुत कुछ कॉमन देखा गया है इनका। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, हालांकि ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो हम स्किप कर देते हैं। हमने बात की थी हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1945 में सेटअप किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स रोम में है, इटली के अंदर। इसको इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस था ना, वो था कि फूड सिक्योरिटी मिले सबको, और ये एश्योर किया जाए कि सबके पास हाई क्वालिटी फूड का और सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर एक्सेस है, जिससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया जा सके। हर साल FAO पब्लिश करता है नंबर ऑफ़ मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसमें फूड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़ और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की जाती है। FAO के जो 197 मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी बाई एनुअल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। बाई एनुअल का मतलब था साल में 2 बार होने वाली कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ओके, अब हम FAO थोड़ा सा इंडिया के बारे में जान लेते हैं। FAO जो है यूनाइटेड नेशंस का है और इंडिया की इसमें बहुत मेजर पार्टनरशिप्स है 1945 से ही। मेन ऑब्जेक्टिव जो इंडियन गवर्नमेंट का है वो है कि डबल कर दी जाए फार्मर्स की इनकम, और क्योंकि डबल कैसे करेंगे हम लोग, फार्मर्स की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करके क्वालिटी को सूटेबल मैनर में और सस्टेनेबल मैनर में इंक्रीज़ करने के बाद। जो नीति आयोग, आपको पता ही होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था 2015 में, वो एक प्रीवियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था, और नीति आयोग जो है बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। और अमिताभ कांत जी इसके CEO हैं, और उसके जो चेयरपर्सन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ये एक थिंक टैंक होता है। तो इसका प्रायोरिटी एरिया क्या होगा, सस्टेनेबल एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फार्म इनकम्स। देखो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इस तरह के पॉइंट्स, ये आप लोग ना नोट डाउन करके रख लिया करो, ये सब मेंस के आंसर में लिखने में ना बहुत काम आते हैं। तो स्ट्रॉन्गर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सिस्टम, इफेक्टिव नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, असिस्टेंस इन ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन, एनहेंस सोशल इंक्लूजन, इम्प्रूव स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो FAO का काउंसिल है उन्होंने अप्रूव किया था इंडिया की मेंबरशिप को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए फॉर 2020 और 2021 के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एड्रेस करती है हैंगर को और प्रमोट करती है फूड सिक्योरिटी को। जो WFP है वो स्ट्राइव करता है इरेडिकेट करने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए हंगर और माल न्यूट्रिशन, जिसका अल्टीमेट गोल है जो उसका माइंड में कि एलिमिनेट की जाए नीड फॉर फूड हेल्प इटसेल्फ। एड का मतलब होता है हेल्प। ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का और उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट है। 1961 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और WPF परस्यू करता है एक विजन ऑफ द वर्ल्ड इन विच एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड हैव एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द फूड नीडेड फॉर एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल। WPF को गवर्न करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेंबर स्टेट्स के से। WFP के जो ऑपरेशंस होते हैं वो वॉलेंट्री डोनेशन से फंड किए जाते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के द्वारा। WFP फूड एड इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टू फाइट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये भी अच्छे फंक्शंस होते हैं। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैट डिजीजेस इंक्लूडिंग HIV और एड्स, इन सब पे भी ये काम करता है। और थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेव करना लाइव्स, प्रोटेक्ट करना लाइवलीहुड्स एमरजेंसीज़ में, सपोर्ट करना फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन को, बिल्ड करना लाइवलीहुड्स फ्रेजाइल सेटिंग्स के अंदर, reduce risk and enable people, communities and countries meet their own food and nutrition needs. रिड्यूस करना हंगर न्यूट्रिशन, ब्रेक दी इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ हंगर। ज़ीरो हंगर का टारगेट है इसका 2030 तक का। 2030 की अगर बात की जा रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको हम SDGs भी बोलते हैं, उनका टारगेट भी 15 ईयर्स का है। 2015 से लेकर 2030 तक का इनका टारगेट है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसमें भी यही सब चीज़ें होते हैं, टू एंड पॉवर्टी, टू एजुकेट एवरीवन एंड हंगर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, ऐसे करके उनके भी कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इंटरनल मतलब विद इन डोमेस्टिक, यानी कि एक कंट्री के अंदर ही जो लोगों की मूवमेंट होती है इधर से उधर, उसको बोलते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ग्रिड। 2020 की बात करते हैं।
जो ग्लोबल रिपोर्ट है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की, उसको रिलीज़ करता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC। ये एक नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल का पार्ट होता है। इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर कितने डिस्प्लेसमेंट्स एंड ऑल हुए हैं अभी तक। हमारा मेजर कंसर्न हमेशा इंडिया ही रहेगा। तो नियरली 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया इन 2019, जो कि वर्ल्ड में अब तक का सबसे हाईएस्ट है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इंडिया में, ये प्रमोट क्यों हुए थे? क्योंकि इंक्रीज्ड हज़ार्ड इंटेंसिटी, हाई पॉपुलेशन, सोशल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, एंड ये सब इसके मेजर रीजंस थे। मोर देन 2.6 मिलियन पीपल सफ़र डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट का हमारा जो मानसून आता है, बारिश का मौसम, उसके कारण अप्रॉक्स 2.6 मिलियन यानी कि तकरीबन 26 लाख लोग। जो 2009 था वो 7th वार्मेस्ट ईयर था सिंस 1901 इन इंडिया। इसका जो मानसून था वो वेटेस्ट था 25 साल के अंदर। ये पॉइंट आप नोट करके रख सकते हो। मेंस में कहीं ना कहीं आप ज्योग्राफी के उस क्वेश्चन में अगर कुछ आता है ऐसा तो आप लिख सकते हो। 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो हैं हिट करते हैं ईयर में, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसमें माहा और बुलबुल भी होता है। आईएमडी ने रिसेंटली एक साइक्लोन्स के नाम की लिस्ट रिलीज़ की थी। आई थिंक 163 या 169 कुछ लिस्ट रिलीज़ की थी। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इंडिया के जो 13 थे वो आप नाम कहीं नोट डाउन करके रख लेना। गूगल पे आप जैसे ही लिखेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी के एडिशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, वो कुछ 19,000 के आसपास थे और उसमें वायलेंस भी था बहुत सारा। अनरेस्ट एंड कम्युनल वायलेंस भी, जो यानी कि सांप्रदायिक जो हिंसा होती है, उसके कारण भी बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट होता है। लोग एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये साल के सेकंड हाफ में होता है। सेकंड हाफ की बात करते हैं तो यानी कि मिड ऑफ द ईयर के बाद, यानी कि जून के बाद का जो सेशन होता है, अगले जो 6 महीने होते हैं उसके टाइम के ऊपर। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि पॉलिटिकल और इलेक्टोरल वायलेंस हुआ था स्पेशली त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके कारण 7600 पीपल डिस्प्लेस हो गए थे। 7600 देखने में बहुत छोटा लगता है, क्योंकि हम लोग बातें बहुत बार मिलियंस में कर रहे होते हैं, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए कि जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ से ही अगर 7600 लोग अगर डिस्प्लेस कर जाएँ तो सडनली बहुत सारा चेंज आ जाता है। या फिर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर सडनली 7600 लोग आके रहने लग जाएँ एकदम से, तो ये एक बहुत मेजर चीज़ हो जाती है। कहीं कहीं पर देखो पूरे ऑल ओवर देखें तो 5 मिलियन पीपल, 2.6 मिलियन पीपल, ये एक इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस का फैक्टर भी होता है कहीं ना कहीं। हमने इंडिया की बात की तो हम कहीं ना कहीं ग्लोबली भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा होता है। तो 33.4 मिलियन पीपल जो थे, जिन्होंने नया इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर, जिनका रीज़न वही थे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिज़ास्टर, और अराउंड 145 कंट्रीज़ की बात कर रहे थे। 2019 की रिपोर्ट है। नियरली 3/4 ऑफ द ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 33.4 का 3/4, इसका 3/4 हिस्सा जो है, जिसमें तकरीबन 24.9 मिलियन होते हैं टोटल, ये जो था डिज़ास्टर्स के कारण हुआ था 2019 के अंदर। और इसमें से 95% जो थे वो वेदर्स, जो बेसिकली स्टॉर्म्स और फ्लड यानी कि तूफ़ान और बाढ़ के कारण हुआ था। अ मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्लेसमेंट जो कि हुए थे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के कारण, यानी कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब हथियारों से जो टकराव हुए थे, हथियारों के कारण। कम्युनल वायलेंस था उसके अंदर, उसका बहुत सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन था। कम्युनल वायलेंस का मतलब सांप्रदायिक हिंसा, यानी कि कम्युनिटी को लेकर, धर्म को लेकर, जात को लेकर जो वायलेंस होता है, उसके कारण 8.5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट हुए थे वर्ल्ड वाइड। डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड था वो लो था, और हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर ऑलमोस्ट सेम था। हाई इनकम कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूरोप की बहुत सारी कंपनीज़ हो गई हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़, इनमें इनकम बहुत हाई होती है। तो उन कंट्रीज़ के अंदर लगभग अलाइक, मतलब लगभग सिमिलर सा डिस्प्लेसमेंट देखा गया था। तो मोस्ट ऑफ द डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट जो थे वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और मानसून के कारण हुई थी। साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और फिलीपींस हर एक ने रिकॉर्ड किया था कि 4 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। 4 मिलियन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स हुए इन कंट्रीज़ के अंदर 2019 में। कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड अनअबेटेड इन कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सीरिया। वायलेंस इंक्रीज़ हुआ था सडनली बुर्किना फासो, माली और नाइजर के अंदर। ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं, ये आप देखोगे ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और इनके अंदर इन्होंने सडनली देखा था कि एकदम से वायलेंस इंक्रीज़ हो गया था। नेचुरल डिज़ास्टर की बात करते हैं अगर नाइजीरिया में, साउथ सुडान में, यमन में, तो उनके कारण बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था।
अब हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप एसएससी के लिए इसको देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, एसएससी के अंदर जनरली जो जीके का सेशन आता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो अगर आपको नहीं आता है ना, और आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं जिनेवा या वियना ऐसा, फिर न्यूयॉर्क या पेरिस लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप एक रैंडम गेस लगा सकते हैं कि जिनेवा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा, वियना और न्यूयॉर्क हो गया, पेरिस हो गया, यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको मिल जाएंगे। इवन दुबई इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। ये सिर्फ एक गेस मारने के टाइम पे, अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल सही लगाइए, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डाउट है और आप कर सकते हो, तो आप ज़रूर इस जिनेवा को कंसिडर कीजिएगा। तो 1998 के अंदर इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर बना था। ये नॉर्वेन रिफ्यूजी काउंसिल का पार्ट है, जिसको हम थोड़ी देर में भी देखते हैं क्या है ये। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि नॉर्वेन रिफ्यूजी काउंसिल क्या है। इसको एनआरसी भी बोला जाता है। ये इंडिया वाले एनआरसी से बिल्कुल डिफरेंट है। एक ह्यूमैनिटेरियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटेक्ट करती है लोगों के राइट को, जो कि डिस्प्लेसमेंट के कारण इफेक्ट हुए होते हैं। इसके अंदर रेफ्यूजीज़ होते हैं जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते हैं, जिनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ा था मजबूरी के अंदर, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था, एक्यूट वायलेंस हुआ है, और क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिज़ास्टर के कारण भी जिनको मूव करना पड़ा था इधर से उधर। एनआरसी जो था 1946 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम था पहले एड टू यूरोप, और यूरोप के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 2 से जो इफेक्टेड लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मोटो वही रहता है, राइट्स रिस्पेक्टेड एंड पीपल प्रोटेक्टेड। इसकी जो लोकेशन है वो ओस्लो में है, नॉर्वे के अंदर है। इतना ही हमें इसके बारे में भी जानना काफ़ी है। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ये वाला सेशन। थैंक यू।